नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, भारत का कोरोना मीटर 15,000 के कैसे पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे के भीतर तकरीबन 1400 पॉजिटिव केसेस आए हैं और 27 लोगों की जान चली गई है। अभी तक देश में तकरीबन 4 लाख टेस्ट हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 37,000 टेस्ट हुए हैं। कोरोना मीटर की स्पीड के पीछे देश की ऐसी चुनिंदा जगहें हैं जो एपिसेंटर में तब्दील हो चुकी हैं। मुंबई के धारावी से लेकर गुजरात का बहरामपुरा और दिल्ली के जहांगीरपुरी से लेकर तुगलकाबाद का मीटर क्या कह रहा है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। कातिल कोरोना की रफ्तार आसमान छूती जा रही है। मरने वालों का आंकड़ा 500 के पार पहुंच चुका है। देश में अब तक 3,46,791 कोरोना के टेस्ट हुए। इनमें 24 घंटे में सिर्फ 37,000 से ज्यादा टेस्ट हुए हैं। इंडिया में कोरोना के मामले 15,712 के पार चले गए हैं। देश में कोरोना की वजह से अब तक 507 लोगों की मौत हो गई है। एक दिन में कोरोना से 27 लोगों की जान चली गई। सिर्फ 24 घंटे के भीतर 1,384 कोरोना के मामले आ गए। मतलब टेंशन हाई होती जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि इंडिया में कोरोना पर कंट्रोल हो रहा है। ये तो इंडिया के आंकड़े हैं, जिसका मीटर फिलहाल लाख कोशिशों के बाद भी नहीं रुक रहा। लेकिन आज हम आपको इंडिया में कोरोना के 4 सबसे बड़े एपिसेंटर लेकर जाएंगे, ये बताने के लिए कि क्यों इन इलाकों में हालात विस्फोटक हो गए, वहां का मीटर क्या इशारे कर रहा है। लेकिन उससे पहले देश में कोरोना के 4 सबसे बड़े एपिसेंटर कौन कौन से हैं, वो देखिए। दिल्ली का जहांगीरपुरी और तुगलकाबाद, मुंबई का धारावी और अहमदाबाद का बहरामपुरा। इन 4 इलाकों को इंडिया का सबसे बड़ा कोरोना सेंटर क्यों माना जा रहा है, एक एक करके आपको समझाते हैं। सबसे पहले चलिए दिल्ली के जहांगीरपुरी। देश का दिल दिल्ली कोरोना कैपिटल में तब्दील हो चुका है। कैसे, जरा इन आंकड़ों से समझिए। दिल्ली में अब तक 1,893 कोरोना पॉजिटिव मामले आ चुके हैं। उनमें से सबसे ज्यादा 186 मामले सिर्फ 18 अप्रैल को आए और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहा दिल्ली का जहांगीरपुरी का इलाका। 18 अप्रैल को जहांगीरपुरी में एक साथ 31 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसने दिल्ली सरकार की भी नींद उड़ा दी। इनमें से 14 लोगों की उम्र 20 साल से नीचे है और एक 6 साल का बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका कोरोना वायरस का एक बड़ा हॉटस्पॉट बनकर सामने आया। दरअसल यहां पर एक ही इलाके के एक ही ब्लॉक से 31 लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से 26 लोग एक ही परिवार के हैं और 5 लोग उनके पड़ोसी हैं। हम इस वक्त उसी इलाके के बाहर मौजूद हैं और यहां की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि पूरी बैरिकेडिंग यहां पर की गई है। पूरे इलाके को पहले से ही सील किया जा चुका है, लेकिन इसे सील किए जाने के बावजूद यहां पर कोरोना के संक्रमण के कल 31 मामले सामने आए। जो दूसरा बैरिकेड आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको जूम करके दिखा पाए तो उस बैरिकेड के पार जो 10 गलियां हैं, उन 10 गलियों को मुख्य तौर पर सील किया गया है, क्योंकि उन्हीं में से एक गली सी ब्लॉक में कोरोना वायरस के संक्रमण के 31 मामले सामने आए और उनमें से 26 मामले एक ही परिवार के हैं। जहांगीरपुरी के ब्लॉक सी में 6 अप्रैल को एक खातून की मौत हो गई। खातून की मैयत में बड़ी संख्या में रिश्तेदार और दूसरे लोग शामिल हुए। 8 अप्रैल को महिला की कोरोना जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तब तक महिला के कांटेक्ट में कई लोग आ चुके थे। इसके बाद दिल्ली सरकार ने जहांगीरपुरी को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर रखा था। ना तो इस इलाके में बाहर से लोग आ सकते थे और न ही यहाँ से लोग बाहर जा सकते थे। सरकार ने 64 लोगों के सैंपल की जांच की, जिसमें 31 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बावजूद लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। लोग बेखौफ होकर एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहे। उनका एक दूसरे से मिलना जारी रहा। जहांगीरपुरी दिल्ली के सबसे सघन इलाकों में से एक है। लोगों के मकान पास पास हैं, उनकी बालकनी पास पास है। इसलिए भी कोरोना का संक्रमण इस इलाके में बहुत तेजी से फैला। नॉर्थ दिल्ली के डीएम इस वक्त हमारे साथ है, दीपक शिंदे। सर, ये जो पूरा मामला निकला है जहांगीरपुरी का, पहले तो कैसे ये शुरू हुआ, किस तरह से ट्रेस किया गया और कुल कितने मामले अब तक आ गए? सी ब्लॉक में करीब हमें 9 अप्रैल के आसपास न्यूज मिली थी कि वहां पे एक अंजुमन बीवी नाम की एक महिला की कोरोना की वजह से मौत हुई है।
एंड उसका कोई कांटेक्ट हिस्ट्री नहीं मिल पा रहा था, तो उसमें हमने एक महिला की मौत होने के बाद ही उसको तुरंत हमने पूरे सी ब्लॉक में गली नंबर 1 से लेकर 10, जिसमें लगभग 1000 घर है, उसमें हमने कंटेनमेंट किया था। पूरा एरिया लॉकडाउन करके उसके अंदर हमने स्क्रीनिंग स्टार्ट करवा दी थी। एंड उनके जो क्लोज कांटेक्ट है, उनके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स है 15 लोग, उनको तो हमने अपनी क्वारंटाइन फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया था। बट हालांकि दूसरे लोग जो है, जो उनके आसपास रहने वाले हैं, मिलने वाले हैं, उनकी भी हमने स्क्रीनिंग कराई थी और उसके बाद उनके सैंपल लिए गए थे। तो लगभग 64 सैंपल हमने लिए थे और उसमें से 31 पॉजिटिव पाए गए हैं। जहांगीरपुरी की एक गली, उसके अंदर एक ही परिवार के कई सारे घर थे, चाचे मामे ताया ये सब, उनमें एक ही परिवार के 26 केस पॉजिटिव निकले, क्योंकि वो माने ही नहीं। कंटेनमेंट जोन होने के बावजूद वो एक दूसरे के घरों में जाते रहे। तो जहाँ जहाँ कंटेनमेंट जोन में लोगों ने बात मानी है, वहाँ एक भी नए केस नहीं मिले, और जहाँ लोगों ने बात नहीं मानी, वहाँ पे कुछ कंटेनमेंट जोन्स में कई नए केस निकल के आए हैं। दिल्ली का तुगलकाबाद भी कोरोना के एपिसेंटर में तब्दील हो चुका है। तुगलकाबाद में 24 घंटे के भीतर 35 कोरोना के मामले सामने आए हैं। तुगलकाबाद एक्सटेंशन की गली नंबर 26 में पहले 3 केस आए, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की गई और बाकी लोगों का टेस्ट हुआ तो ये मामले बढ़कर 35 पहुंच गए। ये सारे सैंपल 3 दिनों के भीतर लिए गए थे, जिसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। दिल्ली के बाद अब आपको लिए चलते हैं एशिया के सबसे बड़े स्लम इलाके में। धारावी कोरोना के सबसे बड़े एपिसेंटर में तब्दील हो चुका है। धारावी में कल तक 118 पॉजिटिव केस आ चुके थे। अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 अप्रैल को कोरोना से पहली मौत हुई थी, लेकिन सिर्फ 16 दिनों में आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया। कल 24 घंटे के भीतर 21 नए पॉजिटिव केस आए थे। अभी तक यहां के कल्याणवाड़ी में 21 पॉजिटिव केस, मुस्लिम नगर में 18 पॉजिटिव केस, मुकुंद नगर में 18 पॉजिटिव केस, मदीना नगर में 4 पॉजिटिव केस, सोशल नगर में 19 पॉजिटिव केस, बालिका नगर में 6 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। यानी धारावी के कुल पॉजिटिव केस का सिर्फ 80% इन्हीं 6 इलाकों से आए। घर कितने छोटे छोटे हैं, इन छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग ये शब्द महज शब्द ही बन जाता है। कोरोना का संक्रमण यही कारण है और यही मुख्य मुद्दा है जिसके चलते कोरोना की संख्या इस क्षेत्र में 100 के पार हो चुकी है। धारावी 500 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ तकरीबन 10 लाख की आबादी रहती है। 10 बाई 10 के कमरे में 7 से 10 लोग रहते हैं। 70% आबादी पब्लिक टॉयलेट यूज करती है, यानी तकरीबन 7 लाख लोग ऐसे हैं जो हर दिन पब्लिक टॉयलेट यूज करने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं। जरूरत बड़ी है, लोग घरों से बाहर निकलने को मजबूर हैं। यहाँ 2 अप्रैल को पहला केस सामने आने के बाद यहाँ के 31 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि तबलीगी जमात के कुछ लोग धारावी में आकर छिपे थे, जिनकी वजह से अचानक मामले बढ़ गए। महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी को ये शक है कि सबसे पहली मौत धारावी में जिस शख्स की हुई थी तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ था। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन सबसे पहला पॉजिटिव का मरीज वही शख्स धारावी में पाया गया था, जिसके बाद में ये श्रृंखला एक तरह से बढ़ती जा रही है। कल तक का जो आंकड़ा है बीएमसी का 117 लोग पॉजिटिव इस क्षेत्र से पाए गए हैं। धारावी की करीब 70% आबादी सार्वजनिक शौचालयों पर निर्भर है। बात सबसे बड़ी ये है कि कोरोना का संक्रमण यहीं से शुरू हो सकता है। लिहाजा बीएमसी इस बात का ध्यान रख रही है कि सार्वजनिक शौचालयों की स्वच्छता खास तौर पर अहम है। लिहाजा बीएमसी संचालित जो सभी शौचालय हैं धारावी के पूरे क्षेत्र में, उनकी सफाई के साथ, भीतर की सफाई के साथ सभी बातों का ध्यान रखा जाए ताकि कोरोना का संक्रमण न बढ़ सके। सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करने वाले 70% आबादी है। लोगों को बाहर निकलना ही है। यहाँ पे टॉयलेट के लिए तो कोई हम लोग के पास सुविधा तो है ही नहीं है। अब 10 बाई 10 के रूम में रह के बिल्डिंग में तो रहने वाले नहीं है। टॉयलेट के लिए तो किसी भी हालत में बाहर आना ही है और राशन वगैरह के लिए तो बाहर आना ही है। बिल्डिंग तो नहीं है कि कोई वहाँ पे जाएगा। पब्लिक मतलब उतना साफ सफाई नहीं है, गंदगी बहुत रहती है।
टॉयलेट में हर टॉयलेट में गंदगी है, तो कितना साफ करेंगे? पानी का सुविधा ही नहीं रहेगा तो उसमें तो कहाँ से टॉयलेट साफ होगा? टॉयलेट अभी सब ये झोपड़पट्टी है सर, तो इसमें क्या है, टॉयलेट तो है नहीं इतना। बराबर है। तो इसके लिए अब पब्लिक को मजबूरन बाहर आना पड़ता है। अब झोपड़पट्टी में करीब नहीं तो अगर टोटल मारा जाए तो 2 लाख पब्लिक होगी, तो उनके लिए कम से कम टॉयलेट तो इतना हाई नहीं कि वहाँ कर सके आदमी। इधर साफ सफाई होती है, साफ बाथरूम में 3-4 बार सफाई होती है, कोई टेंशन नहीं है। रात को 2 बजे भी ये लोग सफाई करते हैं, 1 बजे बंद करने के बाद में कोई टेंशन नहीं है। लेकिन पब्लिक की समझ में आ ही नहीं रहा है, फिर भी बाहर क्या करेंगे? उनको डंडे भी मार रही है पुलिस, फिर भी इनकी समझ में नहीं आ रहा है। किसी टाइम भी बाहर निकल लेते थैला लेके। धारावी पूरी तरह से लॉक है, ना तो कोई बाहरी धारावी के अंदर आ सकता है और ना ही धारावी का कोई शख्स बाहर जा सकता है। लेकिन यहाँ पाबंदियों का कोई असर नहीं हुआ, लोगों के मूवमेंट पर कोई रोक नहीं लग सकी। तस्वीरों में देखिए लोग कैसे घरों से आराम से बाहर निकलते हैं और टहलते हैं। हम धारावी के मुकुंद नगर में हैं। मुकुंद नगर सबसे प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ से कोरोना संक्रमण के मरीज पाए जा चुके हैं। मुकुंद नगर, कल्याणवाड़ी, मुस्लिम नगर, मदीना नगर, सोशल नगर, बलिगा नगर, इन तमाम क्षेत्रों से करीब 90 तक, यानी कि कुल संख्या से करीब 80% पॉजिटिव केसेस इसी 1 किलोमीटर के दायरे में ये सभी क्षेत्र आते हैं, यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में 34 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, जबकि 50,800 लोग घरों में ही बंद है। उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा गई है और साथ ही साथ वो ना अंदर आ सकते हैं ना बाहर जा सकते। उन्हें ज़रूरी सामान अगर चाहिए हो तो उन्हें घर तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पर भी लोगों ने सड़कों पर नहीं घूमना चाहिए, लेकिन कुछ तादाद में लोग सड़कों पर नजर आते हैं, ज़रूरी सामान लेने के लिए घरों के बाहर निकल रहे हैं। धारावी का कल्याणवाड़ी हॉटस्पॉट में शामिल है। यहाँ तकरीबन 70% लोग दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, केरल और तेलंगाना के रहने वाले हैं। इस इलाके में अभी तक 21 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। हर दिन धारावी के इन इलाकों में बीएमसी की तरफ से लोगों को घरों तक खाना पहुंचाया जाता है। धारावी का सबसे प्रभावित क्षेत्र, यहाँ पर इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर अधिकतर आबादी जो है वो दक्षिण भारतीय विभिन्न राज्यों से आए हुए लोग बसे हुए हैं। कोरोना का उससे बहुत तकलीफ है, मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ है और बहुत जन को बोलेगा मास्क लगाओ, बोले तो कोई मास्क नहीं लगाता है। बीएमसी की फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, अनाउंसमेंट लगातार किया जा रहा है और यहाँ पे लोगों को सूचित किया जा रहा है। यहाँ पे खाना बांट रहे हैं सब लोग, बीएमसी की तरफ से यहाँ पे खाना बांटना होना है, उसका हम लोग यहाँ पे अनाउंसमेंट चालू है ताकि जो भी जरूरतमंद है, गरजमंद है, भूखे आदमी है, वो लोग खाना खा सके। अभी 2 पॉइंट यहाँ पे दिया है वैभव बिल्डिंग के पास, वहाँ पे जैस्मिन रोड में मिल रोड है ना, वहाँ पे 2 जगह पे खाना है। बीएमसी फायर ब्रिगेड के कर्मी है, बीएमसी की तरफ से जो खाना लोगों तक, जो जरूरतमंद लोग हैं जिन्हें खाने की सख्त जरूरत है, साथ में जो अनाज है वो भी दिया जाता है अलग अलग संस्थाओं की तरफ से। मेरी इतना कंजेस्टेड है, लोग अभी गर्मी इतना है, थोड़ा वो तो बाहर निकलेंगे, निकलना गलत है, मगर क्या करें, खाने के लिए, टॉयलेट्स के लिए, कॉमन टॉयलेट्स के लिए बाहर आना पड़ता है, राशन के लिए बाहर आना पड़ता है। हमारे स्थानिक नगर से ने काफ़ी राशन के लिए मदद की है। अभी खाना भी बीएमसी के थ्रू, हमारे खुद के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। आज से हमने खाना बढ़ाया है। ये धारावी का कोरोना मीटर है। पिछले 3 दिनों में मामले तेजी से बढ़े हैं। 16 अप्रैल को 26 मामले आए, 17 अप्रैल को 15 नए मामले आए और 18 अप्रैल को 16 नए मामले आए। अब आपको लिए चलते हैं अहमदाबाद। ये अहमदाबाद का कोरोना मीटर है। 18 अप्रैल को अहमदाबाद में अचानक मामले बढ़ गए। 18 अप्रैल को 240 केस आए। अचानक अहमदाबाद में मामले बढ़ने के पीछे बड़ी वजह बना बहरामपुरा, जहां कल 70 पॉजिटिव केस आए थे। शनिवार को जो केसेस आए, करीब 70 केसेस बहरामपुरा इलाके से सामने आए। आज भी जो नए 140 केसेस अहमदाबाद में रिपोर्ट हुए, उसमें से 80-90% केसेस जो हैं वो बहरामपुरा और दानी लिमड़ा इलाकों के हैं। अच्छी बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर केसेस जो हैं वो अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट हुए हैं, क्योंकि एग्रेसिव चेकिंग चल रही है इस वक्त कॉरपोरेशन के द्वारा, और उसकी वजह से काफ़ी जो केसेस हैं वो एसिम्टोमेटिक हैं। करीब 80% केसेस इनमें से एसिम्टोमेटिक लेवल पे ही पकड़े गए हैं, जिनके कोई सिम्टम्स नहीं है, लक्षण नहीं है, और ऐसे में इनको अभी से कंटेन कर दिया गया है, अभी से इनको आइसोलेट करके इनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है ताकि और लोगों तक ये केसेस ना फैलें।
जो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम्स हैं यहाँ पे कॉरपोरेशन की, वो भी लगातार सर्वे कर रही हैं, केसेस डिटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, टारगेट ढूंढे जा रहे हैं, उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। पुलिस की तरफ से भी लॉकडाउन का जो अमल है वो सही तरीके से हो, लोग बाहर ना निकलें, और ये कहा गया है कि भले ही वो कंजेस्टेड एरियाज में है लेकिन अपने अपने घरों में रहें। बहरामपुरा में 1 महीने पहले सिर्फ एक केस था, लेकिन 24 घंटे के भीतर यहां 70 मामले आ गए, जिसने सरकार के होश उड़ा दिए। अहमदाबाद में लेटेस्ट हॉटस्पॉट के तौर पर उभर के आ रहे बहरामपुरा इलाके में पहला केस रिपोर्ट हुआ था आज से करीब 1 महीना पहले, जब एक 46 वर्षीय महिला जो है उसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो उसके बाद से कंटेनमेंट के काफी एफर्ट भी यहाँ पे किए गए थे, लेकिन काफी कंजेस्टेड एरिया है। यहाँ पे कंटेनमेंट के एफर्ट के तहत आप देख सकते हैं सामने ये जिस तरह की जो चालियां बनी हुई है उसको बैरिकेडिंग कर दी गई थी। ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, वाइड सड़क के पीछे अगर दोनों तरफ आप देखें तो यहाँ पे इन लंबी चौड़ी सड़कों के पीछे अंदर बड़ी बड़ी बस्तियां हैं जहां पे काफी कंजेस्टेड घरों में लोग रहते हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मुख्य इलाकों में तो हो रहा है, लेकिन ये जो पूरे कंजेस्टेड घर हैं आप देख सकते हैं एक एक घर में कई लोग रहते हैं, और चाहते हुए भी ये शायद सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अंदर गलियों में काफी कंजेस्टेड मकान है। देश में कोरोना का अपडेट आपने देखा। अब कोरोना टेस्ट को लेकर भी एक बड़ी खबर है। भारतीय वैज्ञानिकों ने टेस्टिंग टेक्नोलॉजी में बड़ी कामयाबी हासिल की है। CSIR के वैज्ञानिकों ने फालूदा टेस्ट स्ट्रिप तैयार की है। ये स्ट्रिप प्रेगनेंसी किट की तरह है, जिसके जरिए कोरोना नेगेटिव है या पॉजिटिव, इसका टेस्ट करीब घंटे भर में हो जाएगा। सीधे CSIR की लेबोरेटरी से इंडिया टीवी संवाददाता विजय लक्ष्मी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। कोविड से लड़ने का एक अहम जो हथियार है वो है टेस्टिंग। पूरी दुनिया इस बात को कह रही है कि जितना ज्यादा टेस्टिंग हो पाएगी उतने ही ज्यादा केसेस जो हैं वो नजर में आएंगे, और फिर उतना ही उसका ट्रीटमेंट या उतने ही लोगों के ठीक होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होंगे। तो टेस्टिंग जो है एक मेजर फ्रंट भी है, क्योंकि कई बार टेस्टिंग किट्स अवेलेबल नहीं है या और भी तरह के चैलेंजेस होते हैं। इस सवाल का हल ढूंढने के प्रयास में CSIR भी लगा हुआ है, उनके साइंटिस्ट भी हुए हैं। इस वक्त हम IGIB में हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी। यहां पर भी रिसर्च चल रहा है, और यहां पर एक ऐसा रिसर्च चल रहा है जो अगर कामयाब हुआ आने वाले दिनों में तो टेस्टिंग का जो सवाल है उससे न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को निजात मिल सकती है। क्योंकि यहां पे जो साइंटिस्ट हैं वो इस रिसर्च में लगे हुए हैं कि कैसे पेपर बेस्ड टेस्ट कोविड का किया जा सके। यानी एक पेपर पर आप उसका RNA लीजिए और फिर उसके बाद पता लगाने की कोशिश करिए कि क्या किस तरह से आप सैंपल जो है वो एक पेपर पे लीजिए और ये पता लगाने की कोशिश करिए कि क्या वो व्यक्ति पॉजिटिव है या नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर देबज्योति चक्रवर्ती हैं जो इस रिसर्च पर काम कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर देबज्योति, पहले तो ये बताइए कि क्या है ये रिसर्च आप जो कर रहे हैं? हम जो रिसर्च कर रहे हैं ये मेरा और डॉक्टर शोभिक माइती, हमारे दोनों लैब्स यहाँ पे कर रहे हैं। हमारा कोशिश था पिछले 2 साल से कि CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी को कैसे एक डायग्नोस्टिक टूल में यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ हम नहीं, बाकी दुनिया में MIT में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में भी लोग काम कर रहे हैं कि कैसे CRISPR को डायग्नोस्टिक्स के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो हमने शोध करके ऐसा निकाला कि यहाँ पे इंडिजिनसली डेवलप्ड एक टेक्नोलॉजी है FN-Cas9, यानी Cas9 फ्रॉम फ्रांसिसिला नोविसिडाई बैक्टीरिया। उसको हम रीपर्पस कर सकते हैं डिटेक्ट करने के लिए। वो डिटेक्शन कोई भी DNA में हो सकता है, RNA में हो सकता है, और ना सिर्फ DNA RNA पर सिंगल अगर मिसमैच है यानी कि एक म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन SNP, वो भी वो डिटेक्ट कर सकता है। तो ये हम 2 साल से काम कर रहे हैं। हमारा मेजर फोकस था सिकल सेल एनीमिया पे, और हम इसका फील्ड में भी जाके हम इसका टेस्टिंग वगैरह कर रहे थे। जब कोविड-19 पैंडेमिक शुरू हुआ तो हमें ये पता चला कि हमारा जो टेक्नोलॉजी है जिसको हमने नाम दिया है फेलुदा, यानी कि FN-Cas9 एडिटेड लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे, ये कोविड-19 पे भी आसानी से इसको हम अडेप्ट कर सकते हैं। और हमने काम शुरू किया जनवरी में एंड में, और 2 हफ्ते पहले हमें पता चला कि ये बहुत अच्छी तरह से कोविड-19 को डिटेक्ट भी कर सकता है। तो इसका प्रिंसिपल है ये कि जब पेशेंट का सैंपल आता है और उनसे RNA निकालते हैं तो वो RNA को हम एक स्टेप में DNA में कन्वर्ट करते हैं, और वो जो DNA में कन्वर्ट करते हैं ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मशीन। इसमें एक साथ
यहाँ पे दिख रहा है 96 वेल्स, यानी कि 96 ऐसे छोटे छोटे ट्यूब्स में हम 96 सैंपल्स एक साथ आरएनए में आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर डीएनए को कॉपी नंबर बढ़ा सकते हैं। जब ये कॉपी नंबर बढ़ जाएगा तो हम क्या करते हैं, वो जो डीएनए बना उसमें Cas9 बोल के एक प्रोटीन है जो बैक्टीरिया से आता है, फ्रांसिसिला नोविसिडा Cas9, और वो बहुत स्पेसिफिक है। तो उसको अगर हम बोल दे कि ये जाके सिर्फ कोविड-19 की सीक्वेंस को ढूंढे तो वो सिर्फ उसी को ही ढूंढेगा और किसी और को नहीं ढूंढेगा। तो वो जाके कोविड-19 का सीक्वेंस अगर है तो उसके साथ वो बाइंड कर जाता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। वो कॉम्प्लेक्स अगर आप लेके एक ऐसा पेपर स्ट्रिप में डालेंगे तो आप देखेंगे कि एक पेपर स्ट्रिप में 2 लाइन्स है, एक कंट्रोल लाइन है और एक टेस्ट लाइन है। ये टेस्ट लाइन अगर पॉजिटिव होता है तो ऐसा एक लाइन आएगा, उससे पता चलेगा कि ओरिजिनल सैंपल में कोविड-19 की प्रेजेंस था। अगर ये टेस्ट लाइन ना आए और ऐसा सफेद रह जाए तो इसका मतलब है वो नेगेटिव था। तो यानी अगर वो कलर चेंज करता है तो पॉजिटिव है वो केस जो सैंपल आपने लिया है, अगर नहीं होता है तो वो सैंपल नेगेटिव है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे एक सिग्नल टाइप आएगा, जैसे प्रेगनेंसी किट में भी ऐसे 2 लाइन होते हैं। जो ऊपर वाला लाइन है इसको कंट्रोल लाइन बोलते हैं। ये लाइन हमेशा आता है जब भी एक टेस्ट करते हैं, ये हमें बताता है कि हमारा टेस्ट ठीक ठाक काम किया है। और ये जो नीचे वाला लाइन है इसको देख के हम बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव सैंपल है या नेगेटिव सैंपल है। आरएनए से शुरू करके ये टेस्ट रिजल्ट आने तक हमें 1 घंटा के करीब लगता है। हम कोशिश कर रहे हैं उसमें ये जो पीसीआर टेक्नोलॉजी है इसको भी कैसे ये पीसीआर मशीन का भी ना जरूरत पड़े वो भी हम कोशिश में लगाए। बहुत सारे R&D हो रहे हैं। और ये जो स्ट्रिप है ये स्ट्रिप में डालने के बाद 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर अंदर हमें ये रिजल्ट दिखता है। तो ये अगर अभी किस स्टेज पर है, क्या कहाँ से अप्रूवल लेने हैं, क्या टेस्टिंग अभी आप लोगों ने की है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हम लोग बहुत सारे ब्लाइंडेड सैंपल्स पे हम टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये लोग बहुत ही ज़्यादा काफ़ी काम कर रहे हैं इस पे दिन रात करके, और ये लोग काफी सारे ब्लाइंडेड सैंपल्स में टेस्ट करें ताकि हमें पता चले कि ये जो टेस्ट है, क्योंकि ये कम्प्लीटली ब्लाइंडेड सैंपल का मतलब है कि हमें पता नहीं है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम उसको डिटेक्ट करके फिर उसके बाद हमें जानकारी मिल रहा है कि हमारा टेस्ट कितना सही था, स्पेसिफिक था। तो अभी आपने कुछ कोविड सैंपल्स उठा करके किया, कितने ऐसे सैंपल्स पे? एग्जैक्ट नंबर्स तो हम नहीं दे पाएंगे, पर ये जो पहले जो सेट हमने जितना भी अभी तक किया है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। ये either almost similar या better than the current gold standard जो QRT PCR है वैसा वो परफॉर्म कर रहा है। तो हम लोग को पता लग पा रहा है, ये पेपर स्ट्रिप से पता लग पा रहा है कि कोई कोविड पॉजिटिव है या नहीं। अभी इसका जो रेट है सक्सेस, जो टेस्ट आप कर रहे हैं वो आप उसको कैसे आंकेंगे? 100% है या बहुत ही आशाजनक है, बहुत ही हाई है। और हम अभी जैसे आप बोल रहे थे क्या स्टेज पे है, हम कोशिश करें इसका अप्रूवल हमें मिल जाए और फिर बहुत सारे कंपनीज के साथ हमारा बातचीत हो रहा है जो इनको अप स्केल अप करके मार्केट में ले सकता है। कोरोना पर काबू के लिए 2 चीजें बेहद जरूरी बताई जा रही हैं, और एक इसका ज्यादा से ज्यादा टेस्ट, दूसरा इसके स्टेम की पहचान। मतलब ये अलग अलग बॉडी में इसके रिएक्शन चेन की पूरी समझ। संवाददाता विजय लक्ष्मी ने इसे लेकर भी CSIR के डायरेक्टर से बात की। तो साइंटिफिक रिसर्च किस तरह का हो रहा है, चाहे फिर बात हो इसको लेकर के वैक्सीन की, या फिर बात हो डायग्नोस्टिक की, या फिर बात हो और तरह के चैलेंजेस की। सर थैंक यू वेरी मच इंडिया टीवी से बात करने के लिए। सर पहला सवाल तो यही पूछना चाहूंगी आपसे कि CSIR किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं और किन किन क्षेत्रों में CSIR काम कर रहा है जहां तक बात है कोविड से लड़ने की? तो हम काफी सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे 5 स्तंभ है। पहला स्तंभ है सर्विलेंस, दूसरा स्तंभ है डायग्नोसिस, तीसरा स्तंभ है दवाइयाँ और टीके, और चौथा स्तंभ है हॉस्पिटल असिस्टिव इक्विपमेंट, और 5वां स्तंभ है पूरे को इंटीग्रेट करके सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स बनाना। तो हर चीज में हम लोगों का कुछ ना कुछ काम चल रहा है। जैसे कि सर्विलेंस में हम लोग वायरसेस के सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, जहाँ से हमें वायरस आइसोलेट्स मिल रहे हैं हैदराबाद में, दिल्ली में वगैरह वगैरह, उन सब वायरसेस के हम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि वायरस कहाँ से कहाँ जा रही है, इवॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है, म्यूटेशन आ रहे कि नहीं आ रहे। इसके लिए उसका एक काम वो चल रहा है। क्या सर अभी तक कुछ म्यूटेशन देखने को मिला है अगर पूरी दुनिया से, जैसे नवंबर में वुहान में शुरू हुआ, अभी बाकी देशों में, तो क्या उस तरह का कुछ अभी तक देखने को? हाँ, वैसे ऐसे माना जाता है कि पूरे दुनिया में जब से वुहान से शुरू हुआ है इस वायरस के करीबन 6 या 7 अलग अलग स्ट्रेन प्रचलित है पूरे विश्व में। और हमारे अभी कौन सा स्ट्रेन है अभी बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारे अभी वायरस का सीक्वेंसिंग
अच्छा नहीं हुआ है। वैसे हुआ है, एनआईवी ने कुछ 30-35 सैंपल सीक्वेंस करके डेटाबेस में डाले हुए हैं, लेकिन और करीबन 50-100 सैंपल होने के बाद पता चलेगा